नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी क्राइम स्टोरी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका प्यार पर से भरोसा ही उठ जाएगा। यह क्राइम स्टोरी है फिलिस्तीन के सेबू सिटी मोहन बागी टीसा की। जुलाई 17, 2023 के सोमवार के दिन जब एक प्राइवेट कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड अपनी जॉब पर जा रहा था तो उसने सड़क के किनारे एक बड़ा सा कार्डबोर्ड देखा। उसे लगा कि यह बड़ा सा कार्डबोर्ड किसी डिलीवरी वैन की लापरवाही की वजह से यहाँ पे गिर गया है। उस सिक्योरिटी गार्ड ने बिना ये समझे कि ये कार्डबोर्ड कैसा है और इसमें क्या है, उसे इग्नोर कर अपनी जॉब पर चला जाता है। उसी दिन दोपहर 1 बजे एक सड़क सफाई कर्मचारी की नज़र उस सड़क किनारे पड़े कार्डबोर्ड पर पड़ती है। वह सफाई कर्मचारी जब साफ सफाई के उद्देश्य से उस कार्डबोर्ड के पास जाता है और उस कार्डबोर्ड को उठाता है तो उस कार्डबोर्ड के काफ़ी ज़्यादा भारी होने के कारण वह उस कार्डबोर्ड को अकेले नहीं उठा पाता, तो वो वहाँ के पास ही के एक सिविलियन वॉलंटियर से मदद लेता है। जब वो दोनों उस कार्डबोर्ड को उठाते हैं तभी अचानक उस कार्डबोर्ड के खुल जाने की वजह से उसमें से एक हाथ बाहर आता है। उस हाथ को देखकर वे दोनों घबरा जाते हैं। फिर वो दोनों पास ही के गांव में जाते हैं। उस गांव का नाम बरागे हॉल था। बरागे हॉल जाकर वे वहाँ के कैप्टन रेंगो पकाना से ये सारी बातें बताते हैं। कैप्टन रेंगो पकाना पुलिस को वहाँ पर बुलाते हैं। जब पुलिस वहाँ पर आती है, जब पुलिस उस कार्डबोर्ड की जांच करती है तो पुलिस को उसमें से एक महिला की लाश मिलती है। उस महिला की लाश को एल्यूमिनियम के तार से बांधकर एक सफ़ेद कंबल में लपेटा गया था और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि मानो उसके चेहरे को कुचला गया है या फिर जलाया गया है। उस महिला के शरीर पर काफ़ी गंभीर चोटें भी थी और उस महिला की लाश को पहचान पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। पुलिस को बस उस डेड बॉडी के बारे में इतना ही पता चलता है कि उसके सुनहरे बाल थे और उसने काले रंग का स्वेटर और काले ही रंग का शॉर्ट पहन रखा था। जब पुलिस ने उस लाश के बारे में उस आसपास के एरिया की जांच की तो पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे कि उस लाश के बारे में कुछ भी पता चल सके। लेकिन तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिससे कि ये पता चल गया कि आखिर यह लाश किसकी है। जुलाई 18, 2023 मंगलवार के दिन पुलिस ने जांच में पाया कि तकरीबन 1 महीने पहले एक महिला की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। उस महिला ने भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसा कि उस कार्डबोर्ड वाली महिला ने पहन रखा था। पुलिस ने जब इस मामले की बारीकी से जांच की तो पुलिस को पता चला कि 1 महीने से लापता महिला का नाम रिया में है। जब पुलिस ने रिया में के परिवारजनों से संपर्क किया और उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया, जब रिया में के परिवार वाले पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने उस कार्डबोर्ड वाली महिला की लाश को देखा तो वो सदमे में आ गए क्योंकि वो लाश रिया में की ही थी। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि रिया की ही है। रिया जब लापता हुई थी तो उस दिन उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसा कि उस लाश ने पहन रखे थे, जिससे कि ये साबित हो गया कि लाश रिया में की ही है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि रिया आखिर यहाँ आई कैसे। उसके घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इससे पहले इस केस के बारे में और भी आपको जानकारी दे, पहले ये जानते हैं कि आखिर रिया कौन है। रिया में एक 19 साल की यंग लड़की थी। रिया में पनांगो सिटी दवाओ डेल की रहने वाली थी। वो जॉब की तलाश में मांडा सिटी आई थी। रिया में एक गरीब परिवार की लड़की थी। वो अपने परिवार में सबसे छोटी थी। रिया में की माँ का कहना है कि रिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट भी थी तथा अपने परिवार की कंडीशन देखते हुए वो अपने परिवार की आर्थिक मदद भी करना चाहती थी। रिया में अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अपनी बड़ी बहन रोची के साथ नागो सिटी में रहती थी। रोची शादीशुदा थी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। रोची का एक छोटा सा बिजनेस भी था जिससे वो रिया की आर्थिक मदद भी करती थी। रिया की पढ़ाई के साथ साथ रिया का खर्चा भी रोची ही उठाती थी। रिया में एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, इसलिए रिया क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई भी कर रही थी। लेकिन अचानक रिया ने अपना डिसीजन बदल दिया। रिया ने टूरिज्म का सोचा था, इसलिए रिया ने अपनी क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई को अधूरा ही छोड़ दिया। इस डिसीजन को उसकी बड़ी बहन रोची ने
पहले तो नकारा, लेकिन रिया के बार बार जोर देने की वजह से रुचि ने रिया को मना नहीं किया। रुचि ने पुलिस को बताया कि रिया ने मुझसे कहा था कि वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी के सिलसिले में अपनी दोस्त जुएल स्मिथ के पास सेबू सिटी गई थी। जब पुलिस इस बारे में जांच करती है तो पुलिस को पता चलता है कि रिया में मांडा सिटी के एक रेस्टो बार में काम करती थी। जब पुलिस ने रिया में के परिवार वालों को रिया में की बार में काम करने वाली बात बताई तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब उन्हें रिया की सेबू सिटी में रहने वाली बात पता चली तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रिया अपनी बड़ी बहन रुचि के पास पढ़ाई कर रही है। जब पुलिस रुचि से पूछताछ करती है तो रुचि पुलिस को बताती है कि रिया ने मुझसे फोन पे कहा था कि वो एक चर्च के सिलसिले में अपने दोस्त के पास सेबू सिटी जाना चाहती है। मुझे लगा रिया ने ये बात मम्मी पापा को इसलिए नहीं बताई क्योंकि मम्मी पापा उसे मना कर देंगे। रुचि ने बताया कि यह वो आखिरी बार था जब उसने रिया से बात की थी। रिया ने उससे कहा था कि वो सेबू में ठीक है। जब पुलिस ने रिया की दोस्त स्मिथ और रिया जिस हॉस्टल में रहती थी वहां के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें वहां के एक फूड स्टॉल के वेटर ने बताया कि उसने रिया को यहाँ से जाते हुए देखा था। तो पुलिस ने वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो उन्हें पता चला कि रिया एक आदमी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं जा रही थी। उस आदमी ने ऑरेंज रंग का टी शर्ट पहन रखा था। हेलमेट लगाने के कारण उस आदमी का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाइक सवार आदमी की पहचान करने के लिए फिलिस्तीन पुलिस ऑफिसर ने इस फुटेज को रीजनल एंटी क्राइम ब्रांच यूनिट को सौंप दिया ताकि इस फुटेज को और भी ज़्यादा साफ किया जा सके। जब रिया में की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि रिया के हाथ पांव पे काफ़ी गहरे चोट लगे थे और उसके बाजू पर एक चाकू का निशान भी पाया गया। पोस्टमार्टम से ये भी पता चला कि रिया की मौत दम घुटने के कारण हुई है और रिया में का चेहरा कुचलने की वजह से नहीं बल्कि सड़ने की वजह से खराब हो गया था, क्योंकि लास्ट 24 घंटे से भी ज़्यादा समय से सड़क के किनारे पर पड़ी थी। जुलाई 27, 2023 को इस क्राइम केस में एक नया मोड़ आता है जब रिया का खोया हुआ स्मार्टफोन पुलिस के हाथ लगता है। जिस आदमी ने रिया में के फ़ोन को खरीदा उसने पुलिस को बताया कि उसने उसे कार्बन मार्केट से खरीदा था। जब उसने फ़ोन को ऑन किया तो उसे उसमें रिया की फ़ोटो मिली। वो रिया की फ़ोटो को देखते ही पहचान गया कि ये तो वही कार्डबोर्ड वाली लड़की है जिसकी लाश पुलिस को सड़क के किनारे मिली थी। पुलिस फौरन उस कार्बन मार्केट जाती है, उसी मोबाइल शॉप पर जहां से उस आदमी ने रिया में की फ़ोन को खरीदा था। जब पुलिस उस शॉप के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि एक लड़का जो ऑरेंज रंग की टी शर्ट पहना हुआ है उसी ने रिया की फ़ोन को बेचा है। पुलिस ने फौरन उस लड़की की तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया ताकि ये जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कि ये लड़का है कौन। साथ ही पुलिस उस मोटरसाइकिल वाले को भी ढूंढ रही थी जिसके साथ रिया आखिरी बार नजर आई थी। कि तभी 20 जुलाई 2023 को ग्वादालुपे पुलिस स्टेशन के लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने रिया में का फ़ोन बेचा था। उसका नाम गवाटूरो था। पुलिस ने उसे अवैध हथियार रखने के जुर्म में पकड़ा था। जब पुलिस ने उससे रिया में के बारे में पूछताछ की तो गवाटूरो ने बताया कि वह किसी रिया में को नहीं जानता और उसका रिया में से कुछ लेना देना नहीं है। जब पुलिस ने गवाटूरो से सख्ती से पूछताछ की तब गवाटूरो ने ये एक्सेप्ट किया कि उसी ने रिया में के फ़ोन को बेचा था। उसने बताया कि ये सब उसने अपने पड़ोसी गेविसन के कहने पर किया था, जिसके लिए गेविसन ने उसे 500 रुपए कमीशन भी दिया था। गवाटूरो ने यह भी बताया कि गेविसन ने उसे फ़ोन के मालिक का नाम बताने से मना किया था। गवाटूरो ने पुलिस को बताया कि उसे ये बात नहीं पता थी कि आखिर यह फ़ोन किसका है। पुलिस ने जब गवाटूरो की कार्बन मार्केट वाली फोटो सार्वजनिक कर दी तब गवाटूरो डर गया। उसे लगा कहीं पुलिस उसे इस हत्या के केस में फंसा न दे। उसके बाद गवाटूरो ने जो बातें बताई उसे सुनकर पुलिस हैरान रह गई। गवाटूरो ने बताया कि उसने रिया में को गेविसन के यहाँ देखा था। गवाटूरो ने अपने बयान में बताया कि उसने सेबू सिटी के एक स्कूल के सामने गेविसन और रिया को झगड़ते हुए देखा था। उसने गेविसन को रिया का गला घोंटते हुए भी देखा।
जब पुलिस ने गवाटूरो की इन बातों को सुना तो पुलिस के लिए गवाटूरो के ऊपर भरोसा कर पाना मुश्किल था, क्योंकि गवाटूरो का क्राइम रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं था। क्योंकि गवाटूरो ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक महिला बिजनेसमैन के घर पर डाका डाला था। गवाटूरो ने उस महिला बिजनेसमैन के घर से लगभग 8,000 रुपए, जो कि फिलिस्तीन की करेंसी है, तथा 1.5 लाख के गहने और कई सारे गैजेट्स भी चुराए थे। उस महिला बिजनेसमैन ने गवाटूरो के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी फाइल की थी। यह कंप्लेन रिया मे के मौत के ठीक 10 दिन बाद की थी, जिस कारण पुलिस का गवाटूरो के ऊपर भरोसा कर पाना मुश्किल था। लेकिन पुलिस इस केस में कोई भी सुराग नहीं छोड़ना चाहती थी, जिस वजह से पुलिस ने गेविसन को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने गेविसन को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो गेविसन ने कहा कि वो ना तो किसी गवाटूरो को जानता है और ना ही किसी रिया मे को, तथा उसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। जब पुलिस को ना तो गवाटूरो से और ना ही गेविसन से कोई सबूत मिलता है, तब पुलिस गवाटूरो और गेविसन का डीएनए टेस्ट कराती है। पुलिस ये टेस्ट इसलिए कराती है क्योंकि अगर कहीं इन दोनों का संदिग्ध हो और इस अपराध से कोई संबंध है तो पता चल सके। यह मामला इतना गंभीर हो गया था कि पूरे फिलिस्तीन के सोशल मीडिया पर इसी बारे में चर्चा हो रही थी। उसी बीच एक टैक्सी ड्राइवर ने यह बताया कि उसने 17 जुलाई 2023 को अपनी टैक्सी में 2 पैसेंजर को बिठाया था, जिनके पास एक बड़ा सा कार्डबोर्ड था। उसमें से एक महिला थी जिसके बॉडी पर ढेर सारे टैटू थे, और एक आदमी जो कि फॉरेनर जैसा मालूम हो रहा था। ड्राइवर का यह डिटेल कि महिला के शरीर पर ढेर सारे टैटू थे, रिया मे की करीबी दोस्त जोएल स्मिथ के साथ मेल खा रहा था। और फिर 7 अगस्त को जोएल स्मिथ ने पुलिस स्टेशन जाके अपना बयान जारी किया। उसने कहा कि वे बेगुनाह है। 16 जुलाई के दिन वह अपने बार में काम कर रही थी। जब उसके बार का काम खत्म हो गया तो वह अपने बोर्डिंग हाउस चली गई। 17 जुलाई को वह अपने बोर्डिंग हाउस में ही थी। स्मिथ ने दावा किया कि 17 जुलाई को वह अपने बोर्डिंग हाउस में ही थी। उसके पड़ोसी इस बात की गवाह हैं। स्मिथ ने बताया कि उसने रिया मे को आखिरी बार 16 जुलाई को ही देखा था। स्मिथ ने यह भी बताया कि उस दिन रिया मे ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। और जब पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसने जिन 2 लोगों को अपने कार में बिठाया था वो लोग टूरिस्ट थे, और उनके पास एक छोटा सा कार्डबोर्ड था जिनमें सिर्फ कपड़े या तो कोई सामान रखा जा सकता है, जिससे प्रूफ होता है कि स्मिथ बेकसूर है। लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर के बयान के बाद स्मिथ और उसके परिवार को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। स्मिथ की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और लोग उसे रिया मे का खूनी बोल रहे थे। इस वजह से स्मिथ काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई। जब रिया मे अपने बोर्डिंग हाउस अगले दिन नहीं लौटी तो स्मिथ ही वो लड़की थी जिसने वो मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। इधर वो डीएनए रिपोर्ट भी सामने आ गया, जिसे पुलिस वालों ने गवाटूरो और गेविसन के ऊपर टेस्ट किया था। जब पुलिस वालों ने रिया मे के नाखूनों में से मिले खून को गवाटूरो और गेविसन के डीएनए से टेस्ट किया तो पुलिस को जो पता चला उससे पुलिस भी हैरान रह गई। रिया मे का खूनी कोई और नहीं बल्कि गवाटूरो ही था। अब तक गवाटूरो पुलिस को बेवकूफ बना रहा था। कभी उसने बोला कि उसे फोन उसके पड़ोसी गेविसन ने दिया, तो कभी उसने यह झूठ बोला कि गेविसन रिया मे का गला घोट रहा था। लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया था कि गवाटूरो ही रिया मे का कातिल है। अब गवाटूरो किसी भी तरीके का झूठ नहीं बोल सकता था। अब पुलिस के पास भी एक ठोस सबूत था जिससे वो गवाटूरो से आसानी से ये पता लगा सकती थी कि आखिर उसने रिया मे का खून क्यों किया। जब पुलिस ने गवाटूरो की अच्छे से खातिरदारी की तब जाके गवाटूरो ने ये एक्सेप्ट किया कि उसी ने ही रिया मे की हत्या की है। गवाटूरो ने अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करते हुए बताया कि रिया मे उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों फेसबुक से मिले थे। गवाटूरो और रिया मे वो दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। गवाटूरो ने बताया कि 16 जुलाई 2023 रिया की मौत के ठीक एक दिन पहले जब गवाटूरो रिया मे से मिला तब वो बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी तब बदल गई जब उसे पता चला कि रिया मे के पास और भी कई सारे फेसबुक अकाउंट हैं जिससे वो बाकी लड़कों से चैट करती है। गवाटूरो ने अपने बयान में बताया कि
वो रिया में से बहुत प्यार करता था। वह रोज 400 पैसों, जो कि फिलिस्तीन की करेंसी है, वो जो भी कमाता था वो रिया को भेज देता था। उसे लगता था कि रिया भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब उसने रिया के फ़ोन को देखा तो उसे पता चला कि रिया और लड़कों से चैट करती है। इतना ही नहीं, गवाटूरो तब हैरान रह गया जब उसने रिया के बैग में ड्रग्स देखा। उसे रिया पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन गवाटूरो का गुस्सा रिया पर तब फूट पड़ा जब रिया ने उसकी बातों पर हंसकर उसे नजरअंदाज किया। गवाटूरो को तब एहसास हुआ कि रिया के लिए गवाटूरो बस एक टाइम पास है। गवाटूरो का गुस्सा रिया पर इतना बढ़ गया कि गवाटूरो ने पहले तो रिया को मारा पीटा और उसके बाद रिया का अपने ही हाथों से गला घोट दिया। जैसा कि स्मिथ ने बताया था कि उस दिन रिया काफी ज्यादा ड्रंक थी, इस वजह से रिया गवाटूरो का हाथ अपने गले से नहीं छुड़ा पाई और रिया ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। जब गवाटूरो को यह एहसास हुआ कि रिया मर गई है तो वह काफी डर गया। उसने रिया की लाश को कंबल में लपेटा, उसे कपड़े और जूते की लेस से बांधकर एक बड़े से कार्डबोर्ड में भर दिया। उसके बाद किसी की मदद लेकर उसने उस कार्डबोर्ड को उसी सड़क के किनारे फेंक दिया जहां से पुलिस को रिया में की लाश मिली थी। हालांकि उस वक्त गवाटूरो ने ये बात नहीं बताई कि उसने आखिर कार्डबोर्ड को उठाने में किसकी मदद ली थी। जब गवाटूरो ने अपनी गलती को पुलिस के सामने कन्फेस किया तो उसकी आवाज में पछतावा साफ साफ झलक रहा था। गवाटूरो ने पुलिस से कहा कि वो अपनी सजा भुगतने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। गवाटूरो ने यह भी बताया कि गेविसन बेगुनाह है। उसने गेविसन को सिर्फ इसलिए फंसाया था क्योंकि उसकी उससे पुरानी दुश्मनी थी। जब पुलिस ने गेविसन के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया तो पुलिस वालों ने उसे पूरी तरीके से निर्दोष घोषित करके क्लीन चिट दे दिया। पुलिस पूरी तरीके से गवाटूरो पे ध्यान दे रही थी। गवाटूरो ने रिया को तकरीबन 6 बजे जान से मारा था और उसी रात तकरीबन 10 बजे रिया को उस कार्डबोर्ड में भरकर उसी जगह पर फेंक दिया जहां से पुलिस को रिया की वह लाश मिली थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पुलिस को साफ साफ दिखाई दिया कि गवाटूरो किसी के साथ उस कार्डबोर्ड को लेकर जा रहा है, लेकिन गवाटूरो के साथ वह इंसान कौन था जो उसका साथ दे रहा था, गवाटूरो ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। इधर रिया के परिवार वाले ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि रिया का किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई रिश्ता था और रिया के परिवार वालों ने रिया की हत्या की एक और जांच की मांग की। उन्होंने गवाटूरो के बयान पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि हम इस जांच को स्वीकार नहीं करते। यह जांच हमारे दुख को कम करने के बजाय और बढ़ा रहा है, क्योंकि पुलिस वालों ने कभी भी रिया के परिवार से इस बात को वेरीफाई नहीं किया कि गवाटूरो और रिया एक दूसरे को पहले से जानते थे और उन्हें ये बात भी नहीं पता थी कि गवाटूरो ने किसी भी ढंग से रिया को पैसे भेजे। जब रिया के परिवार वालों ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाया तो वहां के प्रमुख पुलिस मेयर एंजेलिटो वलासा ने रिया के परिवार वालों की चिंताओं का जवाब दिया। उन्होंने परिवार वालों से अपील की कि वो पुलिस स्टेशन आके मौजूद सबूतों की गहन जांच करें ताकि उन्हें पूरा यकीन हो सके। मेयर वालासार ने यह भी कहा कि जांच में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी जिससे परिवार को पूरी राहत मिल सके। इसी बीच पुलिस वालों को वो मोटरसाइकिल वाला मिल जाता है। वो मोटरसाइकिल वाला 11 अगस्त को पुलिस स्टेशन आके अपना बयान जारी करता है। उसका नाम कैरल था। उसने बताया कि उसी ने उस दिन रिया को 300 रुपए में ग्वालालुम्पुर सिटी में पहुंचाया था। कैरल ने बताया कि 16 जुलाई की सुबह उसने रिया को बारांगेलाक से गवाटूरो के घर छोड़ा था। कैरल ने बताया कि उसे ये बात तो मालूम थी कि कार्डबोर्ड से एक महिला की लाश मिली है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि वो लाश रिया में की ही है। उसे यह बात 10 अगस्त को पता चली। जैसे ही उसे ये बात पता चली वो फौरन पुलिस स्टेशन आ गया। कैरल की इस बात से यह प्रूफ हुआ कि रिया गवाटूरो से ही मिलने गई थी। इधर गवाटूरो की मां ने भी बताया कि गवाटूरो ने बताया था कि उसकी एक महिला फ्रेंड वहां आ रही है। मुझे कुछ काम था इसलिए मैं घर से बाहर चली गई। तकरीबन 1 घंटे बाद जब मैं घर वापस आई तो मैंने गवाटूरो को देखा। वह पसीने से लथपथ अकेला दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन रात 10 बजे
गवाटूरो ने अपने छोटे भाई से उस बॉक्स को ले जाने के लिए मदद मांगी। गवाटूरो ने भी अपने छोटे भाई से वही झूठ बोला जो उसने अपनी माँ से बोला था कि इस कार्डबोर्ड में कपड़े हैं। इन सभी सबूतों की जांच करने के बाद लेबांगन पुलिस स्टेशन के मेयर एंजेलिटो वालासार ने कंफर्म किया कि गवाटूरो के छोटे भाई द्वारा दिए गए डिटेल्स और पुलिस की टाइमलाइन मेल खाती है तथा सेबू सिटी के डायरेक्टर कर्नल रेनियो डोलागडोर ने यह घोषणा की जैसे ही सभी पेपर वर्क पूरे हो जाएंगे वैसे ही गवाटूरो के खिलाफ हत्या का मामला आगे बढ़ाया जाएगा। इन सभी जांचों के बाद रिया मे के फादर रोमियो टोक्यो ने उनकी बेटी के कातिल को इतने तेजी से पकड़ने के लिए पुलिस का धन्यवाद दिया। रिया मे के परिवार वालों ने सबूतों और पुलिस की बारीकी से समीक्षा करने के बाद इस बात पर यकीन किया कि सिमियन गवाटूरो ही रिया मे का हत्यारा है। 18 अगस्त 2023 को गवाटूरो और उसके 15 साल के भाई के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। गवाटूरो के छोटे भाई रेनो ने एक्सेप्ट किया कि उसने कार्डबोर्ड को ठिकाने लगाने में गवाटूरो की मदद की, भले ही वह नहीं जानता था कि उसमें क्या है। वहाँ के प्रमुख मेयर वालासार ने गवाटूरो के खिलाफ एक बयान जारी किया। वालासार ने कहा कि गवाटूरो और उसके छोटे भाई रेनो के खिलाफ सबूत इतने मजबूत है कि अगर गवाटूरो अपने कबूलनामे को वापस भी ले लेता है फिर भी रिया मे की हत्या की सजा से उसका बचना नामुमकिन है। और इसी के साथ यह क्राइम स्टोरी यही समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह क्राइम स्टोरी पसंद आई। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही देश और दुनिया की क्राइम स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम कल मिलेंगे एक ऐसे ही दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा राधे राधे।